हेलो एवरीवन। आज हम लोग संविदा अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 शुरू कर रहे हैं। ये प्रवृत्त हुआ था 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया था। इसकी धारा 3 बहुत सारी परिभाषाओं को इंक्लूड करती है। बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं धारा 3 में, जिनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आती हैं मेंस में, उनको हमने लिया है। 2 धाराएं ली है, 2 परिभाषाएं ली हैं यहाँ से धारा 3 से। 3 खा में बताया गया वचन। वचन क्या होता है, इसको परिभाषित किया हमने, समझ ले। वचन 3 खा, जबकि वो व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से आपने प्रस्थापना की कि भाई ऐसा ऐसा हम करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा काम, आपकी क्या राय है, या आप इसमें हमारा साथ देंगे, या ये आपको मंजूर है। तो वो व्यक्ति जिससे आपने प्रस्थापना की थी वो अपनी अनुमति संज्ञापित कह दे कि ठीक है, हम तैयार हैं और हम आपके साथ संविदा करने को तैयार हैं, आगे इस जैसा आप बता रहे हैं वैसा काम किया जाएगा। तो ये प्रस्थापना जो आपने की थी उस व्यक्ति ने, अपोजिट पार्टी ने प्रतिग्रहित कर ली, एक्सेप्ट कर ली। तो प्रस्थापना के एक्सेप्ट करते ही वो चीज़ क्या बन गई, प्रस्थापना अब वचन बन गई। ठीक, एक्सेप्टेशन ऑफ प्रपोजल इज वचन। 3 घा में प्रतिफल को बताया गया, जो कि लगभग हर धारा में आपको कॉन्ट्रैक्ट की धारा में मिलेगा। प्रतिफल प्रतिफल हर जगह मिलेगा, इसलिए हमने प्रतिफल को जरूर सोचा कि आपको एक्सप्लेन करें कि आप समझ पाए प्रतिफल क्या है, समझ लें। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या विरत रहने का वचन देता है, ठीक, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिफल कौन देता है, वचनदाता द्वारा प्रतिफल दिया जाता है। किसको दिया जाता है, वचन ग्रहीता को, या वचन ग्रहीता द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्रतिफल को प्राप्त करता है। और प्रतिफल है क्या, कुछ कोई भी बात, कोई भी संदाय, कोई भी ऐसा काम जो किया जाए या करने के लिए वचन दिया जाए या करने के लिए तत्पर रहे आदमी, तो ऐसे वचन, तत्परता या प्रवृत्ति या कार्य, वो सारे के सारे उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, एज इट इज लिखना है आपको। लिखने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा एक भी वर्ड की, वरना गलत हो जाएगा। धारा 10 संविदा अधिनियम की इंपॉर्टेंट है। कौन से करार संविदाएं हैं, बहुत पूछा जाता है। तो बता दिया गया, सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और वे अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब, सारे करार जो सक्षम संविदाएं हो जाएंगे जो कि सक्षम पक्षकारों द्वारा उनकी स्वतंत्र सहमति से और विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तथा विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हों, और किसी और विधि ने उन सारे कार्यों को जिनको करने की आप संविदा कर रहे हैं, किसी विधि ने अभिव्यक्तता उन कार्यों को शून्य घोषित नहीं कर दिया हो गया हो या उन संविदाओं को शून्य घोषित नहीं किया गया हो, तो वो सारी संविदाएं जो होंगी, वो सारे करार जो होंगे वो संविदाएं हो जाएंगे।
इसमें एक बात बता दी गई, एक लाइन लिख दी हमने, इस धारा की कोई बात रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज होते हैं उनसे उनके मामलों में ये धारा कहीं पर भी विरोधाभास नहीं करेगी, कहीं पर भी अड़चन नहीं डालेगी। अब आ जाएं आप धारा 17 पर, कपट की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कपट क्या होता है। कई जगह आया है, आईपीसी में भी, हर जगह आपको मिलता है, हर जगह भी मिलेगा, हर एक्ट में भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी हर जगह मिलेगा। तो कपट को बहुत ध्यान से समझ लें आप, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज़रूरी है, कानूनी तौर पे भी ज़रूरी है। कपट से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है? पहली बात, जो बात सत्य नहीं है उसका सत्य तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो ये विश्वास नहीं करता कि वो सत्य है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति कह रहा है भैया ये बिल्कुल सही बात है, और जबकि वो खुद भी नहीं जान रहा है कि वो बात सच है, तो फिर भी एकदम डटा पड़ा है कि नहीं भाई ये बात एकदम सच है, बिल्कुल सच है, और खुद भी नहीं जान रहा है कि वो खुद भी उसके पास जो ये कह रहा है, जिस बात को पे जोर दे रहा है कि ये बात सच है, और उस बात पे पब्लिक को इकट्ठा कर रहा है, जबकि वो ये विश्वास नहीं करता कि वो सत्य है। मतलब उसे पता है कि गलत बात है, सत्य नहीं है, असत्य बात है, फिर भी उसको सत्य के रूप में प्रदर्शित कर रहा है लोगों के समक्ष। तो ये क्या है? कपट है। दूसरी बात, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छुपाया जाना या छिपाया जाना, लिखा है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि आप जानते हो, आपको विश्वास है, आपको ज्ञान है कि ये बात ऐसी है, फिर भी आप उसको छुपा रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये सच क्या है। उस सच को जानते हुए, विश्वास रखते हुए आप अगर सच को जानबूझ के छुपाएं तो आप कपट कर रहे हैं। तीसरी बात, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना किया गया हो। आप किसी को झूठ बूठ आश्वासन दे दें, विश्वास करा लें, वचन दे दें कि हाँ भैया आपका काम हो जाएगा, परेशान ना होइए, जबकि आप जान रहे हैं कि काम नहीं होगा, आपका इंटेंशन वैसा उसका काम करने का नहीं है, आप आशाइत हैं शुरू से ही कि आप उसका काम नहीं करेंगे, और उसको वचन दिए पड़े हैं कि आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? कपट कर रहे हैं। चौथी बात अगले पेज पे पढ़ाई गई है, चले हम लोग। कपट के मामले में चौथा पॉइंट आपको यहाँ सामने लिखा हुआ है, प्रवंचना। प्रवंचना कहते हैं सच को छुपाना। प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य, कोई भी सच को छुपाने के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्रवंचना कोई कर रहे हैं किसी से सच को छुपा के, तो आप क्या कर रहे हैं? कपट कर रहे हैं उस दूसरे व्यक्ति के साथ। पांचवी और आखिरी बात है, कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि द्वारा घोषित किया गया हो। कहीं पर भी किसी भी विधि में बता दिया गया हो कि ये कार्य जो है वो कपटपूर्ण है, जैसा कि आईपीसी में बताया गया है, तो वो सारे कार्य जो होते हैं जहाँ विधि में ही बता दिया गया कपटपूर्ण, तो जाहिर सी बात है आप कपट कर रहे हैं, वो कपट है। धारा 18 समझ लें, दुरुपदेशन। दुर दुर्व्यपदेशन क्या होता है? दुर्व्यपदेशन, इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब, शब्द का मतलब यह है कि किसी भी चीज को गलत तरीके से बताना, किसी को अंधेरे में रखना, ये कह सकते हैं आप सिंपल शब्दों में, समझे आप। दुरुपदेशन कितने तरीके से होता है ये बताया गया है। कौन कौन सी चीजें आती हैं दुरुपदेशन में? पहली बात, उस बात का जो सत्य नहीं है ऐसे प्रकार से किया गया निश्चायक व्याख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो, यद्यपि वो उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। ये जो कहने का मतलब है, आप किसी के
एकदम अनुयायी है, भक्त है या मुरीद है एकदम, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। भले ही और बिल्कुल एकदम लड़ जाएंगे, डट जाएंगे, नहीं भैया ऐसी बात है, ये जब इन्होंने कहा है तो एकदम सही बात है, भले ही। हालांकि आप होते क्या उस वक्त किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आप विश्वास कर रहे होते हैं, उस विश्वास के चलते हुए आप उसका एकदम निश्चायक तौर पर व्याख्यान करते हैं, व्याख्यान कहते हैं, अफर्म रहते हैं, एकदम दृढ़ प्रतीक होते हैं कि ये बात एकदम सच है। हालांकि जानकारी के तौर पर आपको पता नहीं होता है कि वो सचमुच में बात सच है कि नहीं है। आप किसी भक्ति के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी बात को एकदम बिना उसकी सच्चाई को समझे हुए, क्योंकि सच्चाई आप समझना ही नहीं चाहते, और बिना उसको सच्चाई को समझते हुए एकदम डटे रहते हैं, नहीं भैया सच है, नहीं भैया सच है, फलां ने कहा है तो सच होगी। इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं कहीं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, दुरुपदेशन कर रहे हैं। मतलब आप ये तो विश्वास कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा, मगर आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की है और आप डटे पड़े हैं मार्केट में कि नहीं भाई सच है, तो दैट इज दुरुपदेशन। दूसरी बात, कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना किया गया हो। कोई ऐसा कर्तव्य भंग आप कर रहे हैं, हालांकि आपका क्या है, प्रवंचना हमने ऊपर बताया सच को छुपाने को कहते हैं, आपका सचमुच में आशय ऐसा ना हो जो प्रवंचना करने का हो, मगर सच फिर भी आपका आशय ना रखते हुए पे भी आपसे क्या हुआ है, कोई कर्तव्य भंग हो गया है, तो वो कहलाएगा दुरुपदेशन। अगर आप ध्यान से समझेंगे दोनों परिभाषाओं को, तो कपट का ही हल्का रूप जो है वो दुरुपदेशन है। दुरुपदेशन ही जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो जाता है तो वही एक तरह का कपट बन जाता है, ये आप कह सकते हैं अपने शब्दों में। दुरुपदेशन में आप सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे होते हैं, या किसी चीज़ के प्रति मतलब अपने आप को बिना जांच पड़ताल के कह रहे होते हैं, मगर इसमें आपका सचमुच में आशय नहीं होता है किसी को प्रवंचित करने का, किसी को कपट करने का, किसी को नुकसान करने का। तीसरी और आखिरी बात, चाहे कितने ही सरल भाव से ही क्यों ना हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना। आप क्या करें, दूसरे पक्षकार से आप करार करते समय आप कोई भी चालाकी ऐसी दिखा दें या बेईमानी की नीयत आपकी हो और ऐसा करार करा ले, ऐसे करार कराते वक्त दूसरे पक्षकार से कोई भूल कारित करा ले, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, दुरुपदेशन के अंतर्गत आएंगी। चाहे आपने कितने ही आपने बहुत वो दूसरा व्यक्ति चाहे आपके भोलेपन की वजह से धोखे में आ गया हो, आपके फरेब में आ गया हो, चाहे किसी भी तरह से हो, मगर वो सारी चीज़ें आती हैं दुरुपदेशन के अंतर्गत। धारा 19 में आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम संविदा अधिनियम की धारा 19 क्या कहती है, स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्य करणीयता। शून्य करणीय आप समझ रहे होंगे, कोई संविदा शुरू में शून्य ना हो, आगे चल के शून्य करा ली जाए, तो वो कहलाती है शून्य करणीयता। जबकि जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न कपट दुरुपदेशन से कारित हो, तब वो करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। कहने का मतलब है आपने संविदा की है किसी व्यक्ति के साथ और आपने क्या किया, या तो प्रपीड़न किया उसकी सम्मति अभी प्राप्त करने के लिए, या कपट किया या दुरुपदेशन किया और उसकी सम्मति आपने इनमें से किसी के द्वारा प्राप्त कर ली, चाहे वो कपट हो, प्रपीड़न हो या दुरुपदेशन हो। तो जिसके साथ आपने कपट, प्रपीड़न या दुरुपदेशन किया है, उस व्यक्ति के विकल्प पर कब संविदा जो होगी वो शून्य करणीय होगी, मतलब उस संविदा को शून्य करा सकता है न्यायालय में जाके। या फिर दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट भी समझ ले, संविदा का वो पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हुई थी, यदि वो ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए
और वो उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वो होता यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते। कहने का मतलब है दूसरे पक्षकार ने जो मक्कारी की, दुर्पदेशन किया या जो धोखा देने की नीयत से उसके साथ संविदा की, तो पहले बात में तो बताई गई कि वो पक्षकार जिसके साथ धोखा हुआ है तो वो शून्य करा ले संविदा को, या फिर दूसरे बाद में बताई गई दूसरे पैराग्राफ में कि वो व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ है, कपट हुआ है, वो चाहे तो ये चाह सकता है कि चलो ठीक आपने किया, हमने आप पे विश्वास किया, अब आप संविदा को उसी तरह से करिए, पूरा करिए जिस तरह से आप कपट ना करते तो संविदा पूर्ण होती। तो वो व्यक्ति अगर इसके लिए तैयार है तो पीड़ित पक्षकार की सहमति से संविदा पूर्ण की जा सकती है। हमने आपको यहाँ पर नंबर दे दिया अपना व्हाट्सएप नंबर 9450770672। इस नंबर पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है क्योंकि सिर्फ 2 महीने आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में आपकी तैयारी की मदद के लिए, आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। इसकी आपको हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है जो यहाँ लिखी हुई है। इस फीस को आप पे करके आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए। जो भी क्यूरीज़ हैं वो डायरेक्ट आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए, हमसे जानकारी ले लीजिए। प्लस ये फ़ीस उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। जब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे ये फ़ीस हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। फ़ीस का सिर्फ मतलब है हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए है, सिलेक्शन ले लीजिए, पैसा ले जाइए, पैसे का कोई मसला नहीं है। अगर फ़ीस के मामले में और कोई क्यूरी है, कोई आपको बात लगती है, तब भी आप हमसे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ बात करिए या मैसेज करिए और सिलेक्शन लीजिए। नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं है, हमने आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस दिया हुआ है। डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरा सिलेबस PCSJ का मेंस का हमने दे दिया है आपको। आप हमारे चैनल को डायरेक्ट सर्च कर लीजिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। इसको जब आप डालेंगे तो यूट्यूब पे आप हमका हमारा मैटर डायरेक्ट पा जाएंगे। सारे साथियों को ये मैटर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट मैटर है मेंस के लिए, सिर्फ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ज़्यादा भटकेंगे क्योंकि समय नहीं है आपके पास, ज़्यादा भटकेंगे आप नुकसान में रहेंगे। भटकिए नहीं, सिर्फ आप नोट्स पर फोकस करिए, बेहतरीन याद करिए। जहाँ पर जजमेंट लिखना है, निर्णय लिखना है, हमने निर्णय दिया हुआ है। नहीं लिख जैसा प्रश्न आता है उस प्रश्न को उस रेशियो में हमने लिख के दिया है आपको। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। हर वीडियो के बाद हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर लिख के आता है, उसको टच करिए। टच करते ही PDF आएगा आपके सामने, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हार्ड कॉपी आप अपने हाथ में रखिए क्योंकि सिर्फ वीडियो से मैटर समझ में नहीं आता है। हार्ड कॉपी जब आपके हाथ में होगी तब आपको पूरी बात हमारी समझ में आएगी। फिर भी नहीं आए तो हमारे साथ कमेंट के साथ चाहे हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। इस मैटर को ज़रूर समझ लीजिए, सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाइए आप संविदा अधिनियम धारा 23 में। क्या कहती है धारा 23? कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं, बता दिया गया। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और नहीं, ये धारा 23 में बता दिया गया आपको। देखें क्या कहती है धारा 23। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय निम्न दशाओं को छोड़कर, मतलब जो है सारे करार का प्रतिफल जो होता है वो प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है सिवाय में कौन कौन से, इनको छोड़ दीजिए तो सारे के सारे विधिपूर्ण हो जाएंगे करार और प्रतिफल। पहली बात किसे छोड़ना समझे, वो विधि द्वारा निषिद्ध हो। दूसरी बात, वो ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वो अनुज्ञात किया जाए तो वो किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। या तीसरी बात, वो कपटपूर्ण हो। या चौथी बात, उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित हो, मतलब इंटरवूवेन हो, उसमें निहित हो। पांचवी और आखिरी बात, न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने।
इन 5 दशाओं को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे करार का जो प्रतिफल है या उद्देश्य है वो विधिपूर्ण है। ये बात हम जब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 पढ़ा रहे थे, वहां पर भी हमने बताया था आपको। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 में पढ़ाएंगे, तो यही हम बात बताना चाह रहे थे। वहां भी पढ़ाया है, यहाँ भी पढ़ाया है। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। ये जो 5 दशाएं हैं, ये इसमें करार का जो प्रतिफल या उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध है, और हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो, शून्य होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। एक निर्णय आया इस पे, आशा जॉन डीवी नाथन बनाम विक्रम मल्होत्रा, 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत लेटेस्ट केस है ये। इसमें एग्जैक्टली हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, पहले तो बात समझ लें। विदेशी नागरिक के पक्ष में बिना रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से किया गया विक्रय का निष्पादन लोकनीति के विरुद्ध एवं अवैध है। हुआ क्या था, इसमें एक विदेशी व्यक्ति था, वो उसने संपत्ति खरीदी भारत में, और उस विक्रय को निष्पादित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब बात आई तो उसने कहा कि भाई, आप विदेशी व्यक्ति होके भारत में कोई संपत्ति तब तक आप नहीं खरीद सकते जब तक कि आप केंद्रीय सरकार की सम्मति ना ले लें, या रिजर्व बैंक से आपने अनुमति ना ली हो पहले लिखित में। अगर आपने रिजर्व बैंक से, चूंकि इन्होंने रिजर्व बैंक से अनुमति लिखित में नहीं ली थी, पूर्व अनुमति, इसलिए इनका जो विक्रय था, विक्रय का निष्पादन था, वो लोक नीति के विरुद्ध था, इसलिए अवैध था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको शून्य कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। ये केस लॉ को संक्षेप में आप 2 लाइनें याद किया करिए। अगर आपके पास ज़्यादा तो समय बच रहा है तो आप 4-6 लाइनें लिख दीजिए, वरना 2-3 लाइनों में भी आप केस को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है मेंस लिखते वक्त। अब आप आ जाइए धारा 25 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25। इसमें बताया गया है, प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय 3 अवस्थाएं हैं। मतलब जनरल रूल ये है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होते हैं, मगर इस धारा में 5 एक्सेप्शन, 5 अपवाद बताए गए हैं, जिनमें अगर प्रतिफल नहीं भी हो तब भी जो करार है वो वैध है, संविदा वैध है। अब देख ले, सिवाय जबकि वो लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो, या कि वो किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो। किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन है तो वो बिना प्रतिफल के भी वैध होगा करार। या फिर तीसरी बात है, परसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। 3 अवस्थाएं बता दी गई जिनमें प्रतिफल के बिना करार शून्य है, करार शून्य नहीं है। इन 3 अवस्थाओं को हम विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। देखें, प्रतिफल, अभी इस धारा की व्याख्या की है हमने। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, सिवाय जबकि वो, पहली बात, लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। कि कहने का मतलब है, अगर कोई करार ऐसा है जो लिखित है और अभिव्यक्त है और दस्तावेजों में रजिस्ट्रीकृत है, और वो एक दूसरे के निकट संबंधों के बीच, नैसर्गिक कहते हैं नेचुरल संबंधों के बीच, प्रेम और स्नेह के बीच, स्नेह के कारण किया गया है, प्रेम के कारण किया गया है कोई करार, जिसमें प्रतिफल नहीं है, तब भी वो करार वैध होगा। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णता या भागता प्रतिकर देने के लिए, किस प्रतिकर की बात करेंगे आगे, हम पेज पे चले। पिछले पेज पे आपको पढ़ाया गया था, प्रतिकर देने का वचन हो जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी हो जिससे वचनदाता विवश किया जा सकता हो। कहने का मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसे प्रतिकर देने का वचन दिया है, किसने,
वचनदाता ने कहा कि हम आपको, आप ऐसा काम कर दीजिए, हम इतना पैसा आपको दे देंगे। तो हुआ क्या, जो वचन ग्रहता था उसने काम कर दिया, तो वचनदाता को अब विवश किया जा सकता है कि आपने कहा था प्रतिकर देने के लिए, आपने कहा था पैसा देने के लिए, आपने कहा था इस शर्त को पूरे करने के लिए, तो आप करिए। तो ऐसी दशा में भी बिना प्रतिफल के जो करार किया जाएगा वो वैध होगा, लीगल होगा। तीसरी और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, समझें आप। जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वर्जित न होने की दशा में लेनदार करा लेता, उसके पूर्णतया या भागता संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित भारित किया जाना है, भारित किया जाना है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जो देनदार है, भारित किया जाना है या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो। अगर किसी ऐसे ऋण का संदाय जो परसीमा विधि के अंतर्गत ना आता हो, मतलब वारित ना हो, और उसको क्या हो, लेनदार वसूल करने का हकदार हो, तो होगा क्या, लेनदार देनदार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित वचन, चाहे वो पूर्णता संदाय करने के लिए हो या कोई भागता, कोई पूरा पूरा संदाय करने के लिए लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो या कुछ अंशता देने का वचन हो, तो वो क्या होगा, बिना प्रतिफल के भी वैध करार है और इस संविदा का परिवर्तन न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। इसमें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। प्लासिडो फ्रांसिस्को पिंटो, ये मृत है, द्वारा, जब मृत होता तो लिखा जाता है द्वारा विधिक प्रतिनिधि और एक अन्य बनाम जोसे फ्रांसिस्को पिंटो और एक अन्य, 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हुआ ये था एग्जैक्टली, बात को समझ ले पहले। निकट संबंधों के बीच संपन्न किसी करार या संविदा में प्रतिफल अपर्याप्त हो सकता है और ऐसी संविदा वैध होती है। हुआ ये था, जो संविदा या जो करार हुआ था वो निकट संबंधों में था और उसमें एक भाई ने अपने दूसरे छोटे भाई को के कर्ज जो थे, जो संपत्ति थी, उसको माफ कर दिया था बिना कुछ लिए, बहुत ना के बराबर अमाउंट लेके संपत्ति का निस्तारण कर दिया था इन्होंने। तो विवाद ये उठा कि इतना कम करार मतलब प्रतिफल कैसे हो सकता है संविदा में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई निकट संबंधों के संबंध में कोई करार किया गया है जिसमें प्रतिफल अपर्याप्त लग रहा है, समाज को कम, बहुत कम लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है, तब भी वहां संविदा वैध है, क्योंकि ये निकट संबंधों के बीच में की संविदा है जो कि धारा 25 की धारा 1 से संबंधित है और ये वैध संविदा है, इसका परिवर्तन किया कराया जा सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और ये इस तरह से निर्णित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रांसिस्को प्लासिडो फ्रांसिस्को पिंटो मृत बनाम जोसे फ्रांसिस्को पिंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस, ध्यान रखिएगा। ये 2 लाइनें भी आप लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। धारा अगर 25 आती है तो आप इस केस को जरूर लिखिएगा। केस लॉ लिखने से आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। फिर आ जाइए आप धारा 28 में, इस लेक्चर की आखिरी धारा है। विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य है। क्या मतलब है ये, इसको असल में पता सबको होता है, विधिक अवरोधक कार्रवाई, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य, मगर लिखते वक्त आप गलतियां कर देते हैं, इसलिए ये मैटर हमने आपको लिख के दिखाया है, क्योंकि बहुत से पेपरों में आपको ये मिलेगा, लगभग हर पेपर में मिल सकता है, मगर आप लिख नहीं पाते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं जहाँ गलतियां करते हैं। ऐसे ही लिखना है जैसे हमने बताया, समझ ले। धारा 1 क्या कह रही है, हर करार शून्य है जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक कहते हैं यूजुअल को, प्रायिक विधिक कार्रवाइयों द्वारा परिवर्तित कराने से आत्यंतिकता मतलब कहते हैं पूरी तरह से, एब्सोल्युटली या अंशतः अवरुद्ध किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को
ये संविदा करे कि भैया ऐसा है, आप इस जो हमारे आपके बीच की बात हो रही है, आप ये कहीं पर भी आप किसी न्यायालय में किसी अधिकरण में आप हमारे विरुद्ध ना खड़े हो जाइएगा। ऐसा अगर कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से करार करता है, चाहे वो कार्रवाई परिवर्तित कराने से पूरी तरह से मना करता हो या उसके भाग रूप मना करता हो, तो ऐसी कोई करार अगर पक्षकार कर रहा है कि आप कहीं कार्रवाई ना करिएगा, किसी अधिकरण में आप ना चले जाइएगा, किसी न्यायालय में ना चले जाइएगा हमारे विरुद्ध, तो हर ऐसा करार शून्य है, क्योंकि ये विधि का अवरोधक करार है। दूसरी बात, हर वो करार शून्य है जो उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त कर देता है। ऐसा करार किया जाए कि दूसरे पक्षकार के अधिकारों की समाप्ति हो जाए, तो वहां पर पक्षकारों के बीच किया गया करार विधि अवरोधक करार कहलाएगा और शून्य होगा। इसमें निर्णय है 2021 का, इंपॉर्टेंट निर्णय है। सिर्फ एक लाइन लिखेंगे तब भी याद कर लेंगे, तब भी आप निर्णय लिख पाएंगे। निर्णय समझ ले क्या है। गर्ग बिल्डर्स बनाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको भेल कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा नाम भेल का नाम बहुत सुना होगा आपने। BHEL भेल। भाई बी से भारत, H से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स, एल से लिमिटेड। तो गर्ग बिल्डर्स बनाम भेल का केस है, ये 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें असल में हुआ था क्या था, पक्षकारों ने, हम पहले एक लाइन बताते हैं आप, सिक्योरिटी पर जमा राशि पर ब्याज न देने के पक्षकारों के करार को वैध माना। इतना हमने लिख दिया है। अब इससे पूरा आप केस कैसे लिखेंगे, केस लो, आप लाइन सिर्फ यही याद करिएगा, एक लाइन याद करिएगा और हमारे वर्ड्स को याद रखिएगा, तो आप केस लॉ लिख पाएंगे। हुआ क्या था, दोनों पक्षकारों ने जो डिपॉजिट, जो धनराशि थी जमा सिक्योरिटी के रूप में, जो धनराशि थी, दोनों पक्षकार इस बात पर तैयार हो गए, जैसे मान लीजिए 10 लाख धनराशि जमा की गई, तो दोनों पक्षकार इस बात पर राजी हो गए कि चलिए ये धनराशि 10 लाख जब हमारे और आपके बीच संविदा खत्म होगी, तो ये हम 10 लाख ही आपको वापस करेंगे, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देंगे। इस बात पर दोनों पक्षकार राजी थे। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये विधि का अवरोधक करार है। ये इस तरह का है कि आप कह रहे हैं कि हम ब्याज नहीं देंगे जबकि ब्याज मिलना चाहिए था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है धारा 28 के अंतर्गत विधि विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पक्षकार राजी हैं, कुछ जो सिक्योरिटी मनी है वो उतनी ही रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई बड़ा घटी ना हो, और इस तरह का करार दोनों पक्षकार कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कोर्ट को। इसीलिए हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो गलत था। हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी की अपील अनुज्ञात की जाती है और इस प्रकार से आदेशित किया जाता है। आदेश जो था दे दिया गया। कहने का मतलब ये था कि जो सिक्योरिटी मनी थी उस पर अगर ब्याज न देने का करार कर लिया गया है तो वो ये वैध करार है, इसमें कोई अवैधता नहीं है, ये विधि विरुद्ध करार नहीं है और ये इन्फोर्सेबल है, न्यायालय में परिवर्तनीय है। ये आज का यहाँ पर कंप्लीट हो गया मैटर। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मोर को टच करिएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो वीडियो जब आप चलाते हो तो मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए, पीडीएफ आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ की जो ये हैंड राइटिंग नोट्स यही जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये हमने वहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, तब आप वीडियो देखिए और वीडियो को हमेशा चलता रहने दीजिए, दिमाग में आपके बार बार गूंजेगा तो आपको मैटर याद हो जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। इसी मैटर को आप बार बार घोट डालिए, रट डालिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ हमने दे दी, केस लॉज दे दीजिए, सारी इंपॉर्टेंट धाराएं दे दी हैं। इतना मैटर आपको हमने दे दिया है, सफिशिएंट है, कहीं ना भटकिए, इसको अच्छे से याद करिए, अपने सारे साथियों को शेयर करिए, इसमें कोई कपट ना करिए, आप साथियों के साथ सारे साथियों को मैटर दीजिए। हेल्दी कंपटीशन से कभी भी कंपटीशन दूषित नहीं होता है, ये समझ लीजिए। सारे साथियों को शेयर करिए, सारे ज़रूरतमंदों को मैटर पहुंचाइए। और हमने कहा है जब अपना नंबर दिया हुआ है 9450770672, उस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए अगर आपको जुड़ना है। नहीं जुड़ना है तब भी आप पढ़ाई जारी रखिए, जुड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वरना अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी मदद की ज़रूरत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं।
सिलेक्शन लीजिए, अच्छे से पढ़िए, सबको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।